नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। तमाम छत्तीसगढ़ की जो खबरें हैं वो आपको बताएंगे। शुरुआत मरवाही से। मरवाही उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कांग्रेस ने डॉक्टर कृष्ण कुमार ध्रुव को मरवाही से अपना उम्मीदवार बनाया है। प्रत्याशी तय करने के लिए शुक्रवार को रायपुर में सीएम बघेल और प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया की अध्यक्षता में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रत्याशी का नाम तय करने के बाद फाइनल फैसले के लिए कांग्रेस आलाकमान के पास भेज दिया गया था। कांग्रेस हाईकमान ने डॉक्टर के ध्रुव के नाम पर मुहर लगा दी है और गुजरात में उपचुनाव के प्रत्याशियों के साथ डॉक्टर के ध्रुव के नाम की घोषणा कर दी है। डॉक्टर के ध्रुव मरवाही ब्लॉक के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर रह चुके हैं। मरवाही में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव की टक्कर बीजेपी के डॉक्टर गंभीर सिंह के साथ होगी। वहीं जेसीसी से अमित जोगी का चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। कांग्रेस ने भी आखिरकार अपने पत्ते खोल दिए हैं। मरवाही के लिए के ध्रुव को यहां से प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा बीजेपी भी अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है और डॉक्टर गंभीर सिंह यहां से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। वहीं जेसीसी से अमित जोगी का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह जुदेव ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने विष्णुदेव साय को मरवाही विधानसभा उपचुनाव लड़ने की सलाह दी है। आपको बता दें कि कल ही बीजेपी ने गंभीर सिंह को मरवाही से प्रत्याशी घोषित किया है। गंभीर सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद युद्धवीर सिंह की यह चिट्ठी कहीं न कहीं पार्टी के अंदरूनी गुटबाजी को उजागर करती है। युद्धवीर सिंह जुदेव के पत्र की बीजेपी संगठन के नेताओं में चर्चा है। जुदेव के पत्र को प्रदेश नेतृत्व के नेताओं पर कटाक्ष के तौर पर भी देखा जा रहा है। जुदेव ने अपने पत्र में कहा कि ताकत दिखाने का ये सबसे सही समय है। वहीं बीजेपी के बाद आज कांग्रेस मरवाही उपचुनाव के लिए प्रत्याशी अपना घोषित कर चुकी है। कांग्रेस ने के ध्रुव को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो बीजेपी ने गंभीर सिंह को मरवाही से प्रत्याशी बनाया है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो विरोध के स्वर हैं वो उठने शुरू हो गए हैं और युद्धवीर सिंह की तरफ से विष्णुदेव साय को एक चिट्ठी लिखी गई है और उन्होंने विष्णुदेव साय को ही यहां से चुनाव लड़ने की सलाह दे दी है। और इससे ये देखा जा रहा है कि ये हो सकता है कि पार्टी इस वक्त अंदरूनी कलह के दौर से गुजर रही है और एक तंज के तौर पर भी इसे विष्णुदेव साय के लिए माना जा रहा है। युद्धवीर सिंह जुदेव के पत्र पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि जशपुर राज परिवार से उनके अच्छे संबंध हैं। युद्धवीर सिंह जुदेव हमारे शुभचिंतक हैं, इसीलिए ऐसा कहा होगा। पार्टी ने प्रत्याशी का नाम तय कर दिया है। किससे लड़ना है ये पार्टी तय करती है। नहीं हो सकता है, हम लोग का जशपुर राज परिवार से मतलब पुराना रिश्ता है। दिलीप सिंह जुदेव जी हमारे आदर्श हैं राजनीति के और हम समझते हैं कि आज हम जिस मुकाम पर हैं वहां तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, आशीर्वाद है। तो हो सकता है कि शुभचिंतक के नाते भी लिखे हों। युद्धवीर सिंह जुदेव के विष्णुदेव साय को पत्र लिखने के मामले पर रविंद्र चौबे ने इसे बीजेपी का अंदरूनी मामला बताया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इससे पार्टी की अंतर्कलह सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के अंतर्कलह का एक उदाहरण है। रजनी ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है, हमारी सहयोगी, ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से। रजनी, ये जो पत्र आया है इसे किस तरीके से देखा जाए? क्या वाकई जो नाम सामने रखा उससे खुश नहीं है बीजेपी के नेता? लोकेंद्र, राजनीति में कम कहे को ज्यादा समझा जाना चाहिए और युद्धवीर सिंह जुदेव ने जो पत्र लिखा है प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को, वो पत्र भी इसी तर्ज पर लिखा गया है। उन्होंने सीधे सीधे तो कोई तंज नहीं कसा है, लेकिन जो भाषा है, जो भाषा शैली इस पत्र में इस्तेमाल की गई है, उससे साफ उनकी नाराजगी जाहिर हो रही है। और बात सिर्फ मरवाही उपचुनाव में उम्मीदवार के नाम को लेकर नहीं है, बल्कि उन्होंने जो हाल ही में कार्यकारिणी बीजेपी ने बनाई है उसको लेकर भी तंज कसा है, उसको लेकर भी उन्होंने अपनी नाराजगी
जाहिर की है। और देखने वाली बात यह भी है कि आखिर क्या वजह है कि पत्र लिखना पड़ा है। उनकी पार्टी के ही नेता हैं और सबसे बड़ी बात यह कि विष्णुदेव साय जुदेव परिवार के बेहद करीबी रहे हैं। युद्धवीर सिंह जुदेव के पिता दिलीप सिंह जुदेव उनके राजनीतिक गुरु रहे हैं और इतनी करीबी होने के बावजूद उनको पत्र लिखकर ये बात कहनी पड़ रही है, जिससे कि ये साफ समझ में आ रहा है कि नाराजगी है और कोल्ड वॉर की स्थिति है, शीत युद्ध की स्थिति है, जहां पर सीधे सीधे तो कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, लेकिन इशारों इशारों में अपनी नाराजगी यहां पर जाहिर की जा रही है। बीजेपी की कार्यकारिणी बनने के पहले भी हमने देखा था कि रायपुर से भी कई नेताओं ने बयान दिए थे और उसके बाद भाजपा की अंतर्कलह सामने आई थी। सच्चिदानंद उपासने श्रीचंद सुंदरानी का विवाद हमने देखा। जब नई कार्यकारिणी बनी तो लंबे समय से प्रवक्ता रहे थे सच्चिदानंद उपासने, उनको प्रवक्ता पद से हटा दिया गया। अब युद्धवीर सिंह जुदेव ने पत्र लिखा है और वो यही नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पत्र की भाषा अगर हम देखें तो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो शराबबंदी का मुद्दा हो या धान खरीदी का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर आवाज उठाने के लिए जनता बीजेपी की तरफ देख रही है और जिस काबिल कार्यकारिणी का गठन विष्णुदेव साय ने किया है उससे काफी उम्मीदें हैं। ये तारीफ नहीं की जा रही है बल्कि ये तंज कसा जा रहा है और लगातार विष्णुदेव साय जब से अध्यक्ष बने हैं यही बात कही जा रही है कि वो जो आक्रोश नजर आना चाहिए, जो तेजी नजर आनी चाहिए विपक्ष की तरफ से, वो तेजी यहां पर नजर नहीं आ रही है और यही बात युद्धवीर सिंह जुदेव भी अपने पत्र में कह रहे हैं। विपक्ष को इस वक्त सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, एकजुटता दिखानी चाहिए, तमाम ऐसे मुद्दे जो हैं जिसमें जनता की आवाज बननी चाहिए, इन सभी विषयों को छोड़कर फिलहाल जो आपसी कलह है बीजेपी की उसमें बीजेपी उलझी हुई है और ये बहुत बड़ी चिंता की बात है क्योंकि 15 साल सत्ता में रहने के बाद 15 सीटों पर सिमटी पार्टी को खुद को वापस जनता के सामने लाने के लिए काफी मेहनत करने की जरूरत है, एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से कार्यकर्ताओं की नाराजगी दिखती है, जिस तरह से बड़े नेताओं की नाराजगी दिखती है, उससे ये समझा जा सकता है कि सब कुछ ठीक नहीं है और पार्टी के अंदर ही कोल्ड वॉर की स्थिति बनी हुई है। ये जो अब पत्र लिखा गया है ये कितनी मुश्किलें बढ़ा सकता है इस सीट पर आने वाले दिनों में बीजेपी की, खासकर क्योंकि बीजेपी यहां से इस चुनाव को जीतकर कम से कम ये दिखा सकती थी कि हाँ सरकार के खिलाफ आक्रोश है, आदिवासी इलाकों में आक्रोश है और ये बहुत अच्छा मौका था, सुनहरा मौका था बीजेपी के सामने। ऐसे में कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी अगर एक वरिष्ठ नेता इस तरह की बात कर रहा है तो? बिल्कुल मुश्किलें बढ़ेंगी लोकेंद्र। अगर हम मरवाही उपचुनाव की बात करें तो मरवाही की जो सीट है वो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। अजीत जोगी वहां से चुनाव जीतते रहे हैं। अजीत जोगी के पहले राजेंद्र प्रसाद शुक्ल वहां से चुनाव जीतते रहे हैं। भले ही अजीत जोगी जेसीसीजे में शामिल हुए, जेसीसीजे का उन्होंने गठन किया, उसके बाद ये माना जा रहा है कि मरवाही का जो उपचुनाव है वो सीधे सीधे कांग्रेस और जेसीसीजे के बीच का मुकाबला है। भाजपा की यहाँ पर कोई बहुत मजबूत स्थिति नजर नहीं आती है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साथ सहानुभूति फैक्टर है और कांग्रेस इस वक्त सत्ता में है, कांग्रेस के लिए परंपरागत सीट रही है मरवाही, तो ऐसे में कांग्रेस के सामने भी एक चुनौती है। भाजपा को कोशिश ये करनी चाहिए थी कि कड़ी टक्कर दे सके दोनों ही पार्टियों को, पर जिस तरह से अंतर्कलह सामने आ रहे हैं, जिस तरह से नेताओं के बयान आ रहे हैं, उससे लगता नहीं है कि दूसरी पार्टियों के लिए भाजपा फिलहाल मुसीबत बन पाएगी जब तक वो खुद के अंतर्कलह से बाहर नहीं आ जाती है। शुक्रिया रजनी आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो यहाँ मौका था कुछ दिखाने का, लेकिन शायद से जो प्रदेश का संगठन है उस पर ही युद्धवीर सिंह जैसे लोग अब सवाल उठा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष पर ही सीधे तौर पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं मरवाही विधानसभा उपचुनाव में अपनी उम्मीदवारी पर खतरा देखते हुए अमित जोगी ने अब सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। अमित जोगी ने भूपेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी जाति का फैसला भूपेश की नकली अदालत में नहीं होगा, उनकी जाति का फैसला या तो मरवाही की जनता करेगी या फिर कोर्ट में फैसला होगा। वहीं मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने इस पर बोलते हुए कहा कि जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन फॉर्म रहेगा या रिजेक्ट किया जाएगा, ये चुनाव अधिकारी तय करेंगे। मेरी जाति का फैसला, असली नकली का फैसला श्री भूपेश बघेल की नकली अदालत में नहीं होगा, या तो मरवाही की जनता की असली अदालत में होगा जैसा कि हमेशा होता आया है, या फिर माननीय न्यायालय की पवित्र अदालत में। जनता कांग्रेस रहेगी नहीं रहेगी ये तो जो लड़ने वाले वो तय करेंगे। अपना पहले फॉर्म भरेंगे, उसके बाद स्क्रूटनी होगी, जो भी निर्णय होता है वो आपका चुनाव अधिकारी या कोर्ट निर्णय होगा। अभी तो टाइम है।
ऋचा जोगी के जाति प्रमाण के मामले में ऋचा जोगी ने मुंगेली जिला छानबीन समिति से मूल दस्तावेज पेश करने के लिए 10 दिनों का वक्त मांगा है। साथ ही अमित जोगी ने भी कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए उनकी पत्नी को ऑनलाइन जवाब पेश करने की मांग की है। दरअसल छानबीन समिति ने ऋचा जोगी को नोटिस जारी कर 8 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा था, जिस पर 8 अक्टूबर को ऋचा के भाई ऋषभ साधु ने समिति के दफ्तर में पेश होकर 4 दिन यानी 12 अक्टूबर तक का वक्त मांगा था, जिसके बाद ऋचा जोगी ने समिति के सामने 4 दिन का वक्त पर्याप्त न होने और शनिवार रविवार को छुट्टी का हवाला देते हुए 10 दिन का वक्त मांगा है। मुंगेली अतिरिक्त कलेक्टर ने इस बात की जानकारी दी। तो ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र का ये पूरा मामला है। अब 10 दिन का वक्त मांगा गया है, इससे पहले 4 दिन का वक्त मांगा गया, वो अब नाकाफी नजर आया और ऐसे में 10 दिन और मांग की गई है। और साथ ही ये भी मांग की जा रही है कि कोरोना संक्रमण की वजह से उन्हें ऑनलाइन पेश होने की इजाजत दी जाए। जो ऑनलाइन फॉर्म ऋचा जी ने अपनी जाति प्रमाण पत्र का भरा था, उसका भी मूल मांगा है। तो मूल ऑनलाइन में जो आवेदक रहता है उसके पास नहीं रहता है, वो तो स्वयं कलेक्टर कार्यालय में ही जो जाति निर्धारण कार्यालय उनके पास है, तो उनको भी उसी दिन एप्लीकेशन दे दी है। साथ ही ऋचा जोगी जी ने ये भी मांग करी है कि उनको नियम अनुसार पर्सनल सुनवाई का भी खुद उपस्थित रहते उनको सुना जाने का अवसर दिया जाना चाहिए। 11 तारीख तक उनका ऑफिस बंद रहेगा, इसलिए दस्तावेज की कॉपी वगैरह निकालने में मूल कॉपी उनको समय लग सकता है। और दूसरा है, उनके द्वारा ये भी बताया गया कि 2 दिन हम लोग को शासकीय अवकाश होने के कारण हम लोग मूल दस्तावेज पेश नहीं कर पाए हैं, तो उसके लिए हमें समय दिया जाए। तो ये समय के लिए अब समिति की बैठक होगी और उसके पश्चात जो है जैसा भी निर्णय होगा आगे कार्रवाई करेंगे। हाथरस मामले में कांकेर सांसद मोहन मंडावी ने कहा कि 200 किलोमीटर दूर जहां के लोग हमें वोट तक नहीं देते, कांग्रेस वहां जाती है, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि का इस तरह का बयान शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा वोट की राजनीति करती है। हम तो यहाँ के लिए हाथरस की घटना आप पेपर में पढ़े होंगे, पेपर वाले बताए हैं, वो बनावटी घटना है, जगह जगह ट्वीट चल रहा है ना, और वो बनावटी घटना है, ये हकीकत घटना है, इसके लिए हम लोग धरने में बैठ रहे हैं, वो बनावटी के लिए नहीं। और वो लोग बनावटी जहाँ होता है उसके लिए धरने में कांग्रेस वाले बैठते हैं। और हाथरस जहाँ हमारा 200 दूर है, किसी ने हमको वोट तक नहीं दिया, वहाँ धरना परिषद में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा वोट की राजनीति करते हैं, वोटों को ध्रुवीकरण करने का काम करते हैं, कभी हिंदू के नाम से, कभी मुसलमान के नाम से, कभी अन्य मुद्दों के लेकर देश की जनता को भटकाने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी। और दुर्ग में ऑनर किलिंग और बढ़ते अपराध के मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने के बाद अपराध बढ़ गया है। 1.5 साल में 3000 से ज्यादा दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं। बलरामपुर और कोंडा गांव में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई। सरकार पूरी तरह से फेल है। आज अनुसूचित जाति जनजाति की नाबालिग बच्चियां, लड़कियां के साथ दुष्कर्म बलात्कार हो रहा है और उनकी रिपोर्ट तक लिखी नहीं जा रही है। यहाँ की पुलिस टरकाने का काम करती है, निंदनीय बात है। और ये सरकार फेलेवर है, ये सब सरकार की सूझबूझ के अभाव में सब हो रहा है। और नैतिक आधार पर मतलब हम मांग करते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में नए कृषि कानून का ड्राफ्ट तैयार करने को लेकर आज रायपुर में बैठक की गई। बैठक में शामिल हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र के कानून को कैसे लागू करना है, ये बात की बात है। हम छत्तीसगढ़ में कृषि का कानून बनाएंगे। बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा हुई। अगली बैठक में ड्राफ्ट बनाकर कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर बात हो गई। जरूरत पड़ी तो सत्र बुलाएंगे और विंटर सेशन से पहले कानून बनाएंगे। वहीं अलग से कृषि कानून को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मंत्री अपने संविधान की शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं। विस्तृत चर्चा करके ड्राफ्ट बनाने की दिशा में आने वाले समय में क्या कानूनी प्रावधान हो सकता है, उसके बारे में विचार विमर्श किया। जरूरत पड़ेगी तो विधानसभा का सत्र बुलाएंगे और कानून अगर पारित कराना जल्दबाजी नहीं होगी
तो विंटर या विंटर सेशन के पहले इन कानूनों को पारित कराएंगे। और हम सब लोग जानते हैं कि केंद्र की राज्यसभा और लोकसभा में 2/3 बहुमत से अगर कोई भी विधेयक पारित होता है तो वो पूरे देश में लागू होगा। और उसके बाद में ये खाली ढकोसला करना, दिखावाबाजी करना, राजनीतिक स्टंट है ये, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया को कोरोना पॉजिटिव होने और जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना दिल्ली रवानगी और कार्यक्रमों में शामिल होने पर बृजमोहन अग्रवाल ने तंज कसा है। बृजमोहन ने पुनिया पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी को कोरोना हो गया है। पूरी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जांच करानी चाहिए और सबको क्वारंटीन होना चाहिए। वहीं बृजमोहन के आरोपों पर पलटवार करते हुए रविंद्र चौबे ने बृजमोहन से सवाल किया कि बीजेपी यह कबूल करती है क्या कि किसी नेता को कोरोना हो जाने पर सबको हो जाएगा। अमित शाह को भी तो कोरोना हुआ है। पूरी कांग्रेस पार्टी को कोरोना हो गया है और एक बार पूरी कांग्रेस पार्टी का टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उनके प्रभारी और उनके साथ में बैठे हुए लोग जो 2 दिन तक पुनिया जी के साथ में रहे, वो अगर जनता के बीच में जाते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं तो सबको संक्रमित करेंगे। और इसलिए संक्रमित पार्टी के लोगों को सबसे पहले क्वारंटाइन होना चाहिए और इलाज करना। इस देश में सबसे पहले कोरोना किसको हुआ? तो क्या भाजपा कोरोना हो गई थी? अमित शाह का कोरोना तो दूसरी बार हुआ। तो भाजपा क्या ये स्वीकार करती है किसी एक नेता को कोरोना हो जाने से उनकी पूरी पार्टी कोरोना हो गई थी? इसका उत्तर दे दें, फिर मैं आगे उत्तर दूंगा।